सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी के एनालिसिस क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर राजस्थान जीके के ज्योग्राफी के, आर्ट और कल्चर के और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे भी गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनकर आ भी सकते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देश का दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन चंबल, बामनी, बी ऑप्शन में गंभीरी, बेरज, सी ऑप्शन में काली सिंध आहू और डी ऑप्शन में परवल और काली सिंध। बताइए क्या करोगे राइट आंसर। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है भैंसरोडगढ़ का किला? ये है चंबल और बामनी नदी के संगम पर। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि गंभीरी और बेड़ज इन दोनों नदियों के संगम पर तो कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला क्वेश्चन बनकर सकता है कि चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है? और गंभीरी और बेड़ज। गागरों का दुर्ग ये है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। ठीक है, और शेरगढ़ का जो किला है ये ग्वारा में स्थित है और किस नदी के संगम पर है? ये तो ये परवन नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन बनकर सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भैंसरोडगढ़ के किले के बारे में पूछा गया है कि भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है जो किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल और बामनी नदी। चित्तौड़गढ़ का किला अगर आपसे पूछा जाए तो गंभीरी और बेड़ज बताना है आपको। ठीक है, और गागरों का किला काली सिंध और आहू नदी के संगम पर और शेरगढ़ का किला है परवन नदी के किनारे। या राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है? सुमेलित करें। यहाँ पर आपको ग्रंथ दिए गए हैं और यहाँ लेखकों के नाम दे दिए गए हैं आपको। ऑप्शन हमने राया, बादल, डी ऑप्शन में वीर मायन, मंचाराम, सी ऑप्शन में रघुनाथ रोपर। दूसरा आड़ा और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है? केदार बावली। भांडू व्यास। सुमेलित कीजिए तो आप इसे। ऑप्शन दिए गए आपको 2 1 4 3, बी ऑप्शन में 3 1 4 2, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 1 2 3 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 1 2 4। बताइए सुमेलित करें ग्रंथ और लेखक। कौन से ग्रंथ की रचना कौन से लेखक के द्वारा की गई है? तो हमने राय की रचना तो की है भांडू व्यास के द्वारा। चौथा ऑप्शन। ठीक है, 3 आ रहा है इस वजह से कट हो गया, 3 आ रहा है इस वजह से कट हो गया। और वीर मायन की रचना की गई है बादल के द्वारा। 4 और 1, 4 और 1। ठीक है, और रघुनाथ रोपर की रचना मंछाराम के द्वारा। इसके अलावा केदार बावली की रचना की है दुर्सा पाड़ा के द्वारा। यह राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। हमें रानी की रचना भांडू व्यास के द्वारा और वीर मायन की रचना बादल के द्वारा की गई है। रघुनाथ रोपर की रचना मंछाराम के द्वारा की गई है दूसरा ऑप्शन। और केदार बावली की रचना की है दुर्सा पाड़ा के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपसे कि वे नत्थे जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं। ऑप्शन लूट, मादर, गौरी और डी ऑप्शन में दिया गया है बालक। बताइए क्या आंसर करोगे। वे नत्थे जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और फटाफट आंसर दीजिए आप मुझे। क्या करोगे, सी ऑप्शन गौरी। गौरी जो नत्थे हैं किसके द्वारा किया जाता है, भीलों द्वारा, भीलों द्वारा किया जाता है। जबकि लूर नत्थे, मादल नत्थे और बालव नत्थे, ये तीनों नत्थे गरासिया जनजाति के गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, गौरी नत्थे भीलों द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। कौन सा नृत्य है तो भीलों द्वारा किया जाता है, या कौन सा नृत्य है जो भील जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को इस प्रकार से घुमा दिया जाता है। क्वेश्चन आते हैं घूम फिर कर आते हैं, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर भी आपको सुमेलित वाला क्वेश्चन दिया गया है। शरीर का अंग और यहाँ पर आभूषण। ऑप्शन आपको दे दिया गया है, जैसे सिर, बी ऑप्शन में गला, कणकी, गले वाले आभूषण में आपको दे दिया गया है रमझोल, हथेली। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है लेमन। तो मैंने कीजिए तो अभी से ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं यहाँ पर क्या, 4 3 2 1। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 3 1 2। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 4 1 3। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 3 2 1 4। बताइए, तो मेरे कीजिए। शरीर का अंग और आभूषण के नाम दे दिए गए हैं। सिर पर पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, मेमन। सिर पर तो मेमन पहना जाता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है 2 या 3 आ रहा है, तो कट हो गया। ठीक है, मेमन। गले पर हंसली पहनी जाती है 4 और 3। ठीक है, कमर पर पहनी जाती है कणकी 4 3 1। और पैर पर पहने जाने वाला आभूषण है रमझोल। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है मेमन। चौथा ऑप्शन। गले पर हंसली पहनी जाती है, कमर पर पहनी जाती है कणकी और पैर पर पहने जाने वाला आभूषण है रमझोल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से भी वहां पर आपको आभूषण के नाम दिए जा सकते हैं और शरीर का अंग दिया जा सकता है, सुमेलित भी करवाया जा सकता है, या फिर निम्न में से आसन करके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। इसके अलावा मैं आपको है जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी है जो कि कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर चलाई जाएगी और ये आपको कंप्लीट करवा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि गिरवा की पहाड़ी किस जिले में। ऑप्शन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और भीलवाड़ा। डी ऑप्शन। बताइए क्या करोगे राइट आंसर। गिरवा की पहाड़ी किस जिले में है, तो आप सही का राइट आंसर कर दोगे। कहाँ पर स्थित है गिरवा की पहाड़ी, उदयपुर जिले में। और गिरवा की पहाड़ी किसे कहते हैं, तो उदयपुर के चारों ओर तख्तरी नुमा पहाड़ी को कहते हैं। उदयपुर के चारों ओर तख्तरी तख्तरी नुमा
पहाड़ियां तो कहते हैं गिरवा की पहाड़ी। ठीक है, शिवाय में तो कौन सी पहाड़ी है, तो भाकर की पहाड़ी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भाकर की पहाड़ी किस जिले में है, तो सिरोही जिले में है। और भाकर की जो पहाड़ी कैसी होती है, तीव्र ढाल वाली पहाड़ी, तीव्र ढाल वाली पहाड़ी कहलाती है भाकर की पहाड़ी। इसकी इस प्रकार से आकृति होती है, इस प्रकार से तीव्र ढाल होती है यहाँ पर। ठीक है, भाकर की पहाड़ी एक ही जिले में है, सिरोही जिले में। इसके अलावा ऊपरवाल का जो पठार है राजस्थान के कौन से जिले में है, कहाँ से कहाँ तक है, तो बिजोलिया, सॉरी बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक। क्वेश्चन बनता रह सकता है ऊपरवाल का पठार ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ऊपरवाल का पठार बेसरोडगढ़ यानी चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, बिजोलिया भीलवाड़ा, भीलवाड़ा तक ये विस्तृत है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऊपरवाल का पठार राजस्थान के किन जिले में विस्तृत है, तो बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक। और भाकर की पहाड़ी सिरोही जिले में स्थित है, गिरवा की पहाड़ी उदयपुर जिले में स्थित है। या फिर क्वेश्चन यहाँ से भी उठा कर दिया जा सकता है, जिसे पूछा जा सकता है कि उदयपुर के चारों ओर दस्तरी नुमा पहाड़ी कहलाती है। और ऑप्शन आपको दे दिए जाए, जैसे भाकर या फिर है जो कि भाकर भी दिया जा सकता है आपको ऑप्शन में, या फिर गिरवा दे दिया जाए। ठीक है, या फिर ऊपर माल का दे दिया जाए, या फिर बोराट का पठार, तो ये पहाड़ी क्या कहलाती है। तो इस प्रकार से परिभाषा को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो उदयपुर की चारों ओर दस्तरी नुमा पहाड़ी होती है उसे कहते हैं गिरवा की पहाड़ी। और तीव्र ढाल वाली पहाड़ी कहलाती है भाकर की पहाड़ी, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। वहां पर आपको ऑप्शन चेंज किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो वहां से ही एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज किया जाता है या फिर ऑप्शन में परिवर्तन कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 6 कि बेणेश्वर धाम बेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ऑप्शन दे दिया गया है चंबल, बनास, बी ऑप्शन में सोम, माही, जाखम, सी ऑप्शन में बनास, खारी और डाई, और डी ऑप्शन में बनास, बेड़च और मेना। बताइए बेणेश्वर धाम के नदियों के संगम पर है, कौन से संगम पर है बेणेश्वर धाम, तो ये है बेणेश्वर धाम पहली बात तो है डूंगरपुर जिले में। अब बताइए कौन सी नदी के संगम पर है बेणेश्वर धाम, तो सोम, माही, जाखम, सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर। ठीक है, और चंबल, बनास और सीत नदी के संगम पर तो कौन सा है, जो कि धाम है बताइए मुझे, रामेश्वर धाम। ट्यूशन बनकर आ जाए कि रामेश्वर जो धाम है ये कहाँ पर है, तो आपको ध्यान में रखना है सवाई माधोपुर। और रामेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो किन नदियों के संगम पर स्थित है रामेश्वर धाम, चंबल, बनास और शीत नदी के संगम पर। और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है, और ये सोम और माही नदी के संगम पर है। ठीक है, बनास, खारी और दाई नदी के संगम पर है राजमहल टोक। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजमहल टोक किन नदी के संगम पर स्थित है, तो क्या करोगे आप, राजमहल टोक किन नदी के संगम पर है, बनास, खारी और डाई नदी के संगम पर। ठीक है, और बिगोद भीलवाड़ा किन नदी के संगम पर स्थित है, तो बनास, बेड़क और मेनास। इनमें काफी अंतर है, बिगोद भीलवाड़ा। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाकर दे सकता है वो आपको, जैसे कि रामेश्वर धाम की नदियों के संगम पर है चंबल, बनास, या बेणेश्वर धाम, सोम, माही, जाखम
या फिर राजमहल चौक बनास खारी डाई नदी के संगम पर, या बिजोर भीलवाड़ा बनास बेड़च और लेनाल नदी के संगम पर। तो काफी अंतर है इसमें। या राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है कि माही नदी का किनारा कहलाता है, माही नदी का किनारा कहलाता है। ऑप्शन कांटन, छप्पन या फिर देवल। बताइए माही नदी का किनारा कहलाता है, क्या करोगे राइट आंसर? क्या कहलाता है माही नदी का किनारा? तो माही नदी का किनारा कहलाता है कांटन। ठीक है, प्रतापगढ़। या राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। जबकि थली क्या है? थली तो आप सभी जानते हैं, बोरी नदी का उत्तरी क्षेत्र। बोरी नदी का उत्तरी क्षेत्र। क्वेश्चन बनकर रख सकता है कि थली क्या है? तो बोरी नदी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है थली। इसके अलावा कांटन क्या है? तो माही नदी का किनारा कहलाता है। अपोजिट भी याद किया करो, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांटन। ठीक है, छप्पन क्या है? छप्पन का तो मैदान है और ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में है। और किन जिलों में है छप्पन का मैदान? तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा देवल, देवल भी पूछा जा सकता है, मेवल भी पूछा जा सकता है। देवल और मेवल क्या है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग, मध्य का भूभाग क्या कहलाता है? तो देवल और मेवल के नाम से जाना जाता है। या राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 8। यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ घेराबंदी, चित्तौड़गढ़ घेराबंदी किस वर्ष में? ऑप्शन ऑप्शन दे दिए गए हैं 1533, 1303, सी ऑप्शन में दिया गया है 1576 और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1568। बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ घेराबंदी किस वर्ष हुई? यानी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया गया था? आप सभी जानते हैं 1303 ईस्वी में। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी चित्तौड़ का प्रथम शाखा, चित्तौड़गढ़ का प्रथम जो शाखा है वे कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। और उस समय वहां का शासक कौन था? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा हुआ था उस समय वहां का शासक कौन था? तो रतन सिंह। और एक है जो कि साके में केसरिया भी हुआ था और जौहर भी हुआ था। ठीक है, और रतन सिंह के सेनापति, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो रतन सिंह है उसके सेनापति का क्या नाम था? गोरा और बादल, गोरा और बादल। ठीक है, और इसमें केसरिया भी हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ था? केसरिया भी हुआ था। इसके अलावा जौहर भी हुआ था और जौहर किया गया था रानी पद्मिनी के द्वारा। रानी पद्मिनी ने किया था
कितनी महिलाओं के साथ? तो 1600 महिलाओं के साथ, 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था। ठीक है, तो जो चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा है वो हुआ था 1300 की ईस्वी में, और उस समय आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ का जो प्रथम शाखा हुआ था उस समय किसने आक्रमण किया था? कौन आक्रमणकारी था? आक्रमणकारी का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और इसमें केसरिया और जो हुआ था रतन सिंह के सेनापति का नाम था गोरा और बादल, और रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था 1600 महिलाओं के साथ। राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है भारतीय प्रजा मंडल। भारतीय प्रजा मंडल की स्थापना किसने? ऑप्शन गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन में नाथूलाल जैन, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है नैनूराम शर्मा, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर गोपाल लाल घोटिया। बताइए क्या करोगे राइट आंसर। भारतीय प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? पहले तो ये बताइए कि जो भारतीय प्रजा मंडल है इसकी जो स्थापना है ये कब हुई? भारतीय प्रजा मंडल की स्थापना तो ये की गई थी 1924 में, और इसका जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी या संस्थापक कौन था? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भारतीय प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है, या फिर इसका संस्थापक कौन था भारतीय प्रजा मंडल का? नेनूराम शर्मा। जबकि जो शिवाई प्रजा मंडल है इसकी स्थापना 1939 में की गई थी, किसके द्वारा? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। और जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई है बताइए मुझे। क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए कि जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई, तो इस क्वेश्चन का आपको जो उत्तर है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जयपुर प्रजा मंडल की स्थापना कब और किसने की? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। चेतावनी, चेतावनी या चुनौतियां की रचना किसने की? ऑप्शन श्यामल दास, बाकीदास, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है विजय सिंह पथिक, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है केसरी सिंह भारत। हाँ तो बताइए इसका राइट आंसर फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। चेतावनी चुनौतिया की रचना किसने की है? कौन से क्रांतिकारी के द्वारा की गई है चेतावनी चुनौतिया की रचना? केसरी सिंह भारत, केसरी सिंह भारत के द्वारा। ठीक है, चेतावनी चुनौतिया की रचना की है केसरी सिंह भारत ने, और इन्होंने ही जो कि फतेह सिंह को दरबार में जाने से रोका था इस कविता के माध्यम से। श्यामल दास के द्वारा तो वीर विनोद, वीर विनोद जो ग्रंथ है इसकी रचना की है श्यामल दास के द्वारा, और बाकी दास के द्वारा रचना की गई है बाकी दास की ख्यात। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बाकी दास की ख्यात की रचना की है तो बाकी दास ने, और इसमें है जो कि जोधपुर के राठौर के बारे में पता चलता है, क्योंकि जो विजय सिंह पथिक है इनके द्वारा तो कौन सा गीत लिखा गया था? पीड़ितों का पंचेरा, पीड़ितों का पंचेरा गीत।
ठीक है। इसके अलावा एक जो पंचेड़ा गीत है, ये लिखा था माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। दोनों में काफी अंतर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पंचेड़ा गीत की रचना किसके द्वारा की गई है, तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और पीड़ितों का पंचेड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो विजय सिंह पटेल के द्वारा। ठीक है। और केसरी सिंह बारट के पुत्र का क्या नाम था, प्रताप सिंह बारट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 11। हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। पर्व किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आपको दे दिया गया है, श्रावण अमावस्या, बी ऑप्शन में कार्तिक अमावस्या, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है ज्येष्ठ अमावस्या, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है चैत्र अमावस्या। बताइए कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं जो हरियाली अमावस्या का त्योहार है, ये कब मनाया जाता है? बारिश के टाइम पे मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? श्रावण अमावस्या को। ठीक है। हरियाली अमावस्या मनाई जाती है श्रावण अमावस्या को। हरियाली अमावस्या मनाई जाती है श्रावण अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली। दीपावली का जो त्योहार है ये मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। और ज्येष्ठ अमावस्या को वट अमावस्या, वट अमावस्या। या फिर है देखिए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कौन सा मेला लगता है? इसके सीताबाड़ी का मेला। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सीताबाड़ी का मेला किस तिथि को बढ़ता है? तो ज्येष्ठ अमावस्या को। इसके अलावा वट अमावस्या का त्योहार भी मनाया जाता है। इसके अलावा चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को लगता है घोटिया अम्बा का मेला। और ये जो घोटिया अम्बा का मेला है लगता है बांसवाड़ा में, घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को। या फिर बाबूजी का मेला, ये चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। ठीक है। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि हरियाली अमावस्या का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रावण अमावस्या को। किस जिले को कहा जाता है? कहा जाता है? ऑप्शन हनुमानगढ़, गंगानगर, पारा, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है अलवर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर गंगानगर को। या राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है। गंगानगर सर्वाधिक अन्न का उत्पादक जिला है, सर्वाधिक अन्न का उत्पादक वाला जिला तो वो है गंगानगर। ठीक है। और गंगानगर को इस कारण क्या कहा जाता है? अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि अन्न का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? अन्न का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? तो गंगानगर को। और सर्वाधिक अन्न का जो उत्पादन करने वाला जिला है ये गंगानगर है। इसके बाद हनुमानगढ़ है। इसके अलावा जो 12 जिला है इसमें तो सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादक जिला है, सर्वाधिक सोयाबीन का जो उत्पादक जिला है वह 12 है। और सर्वाधिक जो सरसों का उत्पादन करने वाला जिला है वह है अलवर। ठीक है। सर्वाधिक सरसों का जो उत्पादक जिला है वह अलवर है। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो शेवर भरतपुर में है।
ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। किस विद्वान ने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन मैक्स मूलर, जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है जॉर्ज थॉम्स। इसके अलावा डी ऑप्शन में आपको दिया गया है बी स्मिथ। बताइए क्या करोगे राइट आंसर। किस विद्वान ने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? तो आप सभी जानते हैं राजपूताना जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वे किसने किया था? जॉर्ज थॉम्स के द्वारा। राजपूताना जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया जॉर्ज थॉम्स ने, और कब किया था? 1800 में। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जेम्स टोड ने। कब किया था? 1821 में। और कौन सी पुस्तक में किया था? तो द एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में। ठीक है, जब एक क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने कौन सी पुस्तक में किया था? तो द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। और कब किया था? तो 1912 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर आता है? जैसलमेर आता है। ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर आपको। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में जरूर आएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार है जो कि निम्न में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर आता है? थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। और वर्गीकरण का जो आधार है वे क्या बताया है थॉर्नवेट ने? वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया? थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु का जो वर्गीकरण है इन्होंने 4 भागों में किया है। ठीक है, और वर्गीकरण का जो आधार है वे बताया है वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान। ठीक है, तो 4 भागों में किस प्रकार से जलवायु को इन्होंने विभाजित किया है राजस्थान के नक्शे के हिसाब से समझ लेते हैं इसे। थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से 4 भागों में बांटा है। एक तो बांटा है इन्होंने शुष्क जलवायु, पहले नंबर पर शुष्क जलवायु। दूसरे नंबर पर बांटा है इन्होंने यहाँ पर अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। इसके अलावा इन्होंने बांटा है तीसरे नंबर पर उष्ण आर्द्र एवं अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, चौथे नंबर पर इन्होंने
बांटा है यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु दिखाई तो दे रहा है ना आपको। तो इस प्रकार से कूट का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है यहाँ पर। शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, इसके अलावा उष्ण आर्द्र एवं अर्ध शुष्क जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि थोनगढ़ के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर आता है। ठीक है, तो जैसलमेर कौन सी जलवायु प्रदेश में आएगा? शुष्क जलवायु। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आपको तो सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि जो शुष्क जलवायु है ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। शुष्क जलवायु पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, और अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ पाई जाती है उत्तरी राजस्थान में। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि थॉर्नबर्ग के वर्गीकरण के अनुसार अर्ध शुष्क जलवायु राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्तरी राजस्थान आपको ध्यान में रखना है। या फिर शुष्क जलवायु राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि उष्ण आर्द्र एवं अर्ध शुष्क जलवायु राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो मध्य पूर्व राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान। ठीक है, या फिर अति आर्द्र जलवायु राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, देखिए राजस्थान की जलवायु को थॉर्नबर्ग ने 4 भागों में विभाजित किया है। और कौन सी जलवायु कहाँ पाई जाती है मैंने बता दिया आपको, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ पर जैसलमेर का पूछा है तो जैसलमेर में कैसी जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु। और शुष्क जलवायु के लिए इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। तो नक्शे के हिसाब से आपको ज्यादा इसमें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और एक बार इसका नक्शा आप उठाकर देखिएगा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी बनकर आ सकता है कि शुष्क जलवायु थॉर्नबर्ग के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आप समझ गए, शुष्क जलवायु। या फिर क्वेश्चन उठाकर दिया जा सकता है कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ थॉर्नबर्ग के वर्गीकरण के अनुसार श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है अर्ध शुष्क जलवायु, और इसके लिए इस प्रकार के कोड का यूज किया है। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि थॉर्नबर्ग के वर्गीकरण के अनुसार अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आपको ध्यान में रखना है उष्ण आर्द्र एवं अर्धशुष्क जलवायु, और इसके लिए इस प्रकार के कोड का यूज किया है। या फिर पूछा जा सकता है कि कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ थॉर्नबर्ग के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जलवायु प्रदेश में आती है? तो ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आती है, और इसके लिए इस प्रकार के कोड का यूज किया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 3 तो हो गया। जलवायु से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सुमेलित करें। आपको ऑप्शन दे दी गए यहाँ पर, सुमेलित करें। क्या दिया गया है? मिट्टी के प्रकार दिए गए आपको, मिट्टी के प्रकार, और यहाँ दे दिया गया है जलवायु प्रदेश। मिट्टी का नाम दे दिया गया है एरिडी-शोल, शुष्क एवं अर्धशुष्क, शुष्क एवं अर्धशुष्क। बी ऑप्शन में दिया गया है इंसेप्टिशोल, अर्धशुष्क एवं उप आर्द्र, अर्धशुष्क एवं उप आर्द्र। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है यहाँ पर अल्पिशोल, उप आर्द्र एवं आर्द्र। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है वर्टिशोल, वर्टिशोल, आर्द्र एवं अति आर्द्र।
तो मिलित करो तो सो इसे आपको मिलित कीजिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1 2 3 4। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 1 2 3। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 1 3 4 2। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 1 3 2 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 सम्मिलित करें। यहाँ पर मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश दे दिए गए हैं। कौन सी जो मिट्टी है वह कौन सी जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, वहां पर क्वेश्चन भी बनाकर दिया जा सकता है आपको कि एंटी सॉल्ट जो मिट्टी है वह राजस्थान की कौन सी जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन वहां से ही एग्जाम में बार बार घूम कर आते हैं। ठीक है, पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो आपको पता है जो एरिडी शॉर्ट मिट्टी है ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, अर्ध शुष्क मरुस्थल में और बागर क्षेत्र में। ठीक है, तो जो एरिडी शॉर्ट मिट्टी है कौन सी जलवायु प्रदेश में पाई जाएगी, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में एक। ठीक है, इंसेप्टी शॉर्ट जो मिट्टी है ये अर्ध शुष्क एवं उप आर्द्र जलवायु में पाई जाती है, दूसरा ऑप्शन। और अल्पी शॉर्ट जो मिट्टी है ये आर्द्र एवं उपाद्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अल्पी शॉर्ट जो मिट्टी है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो पूर्वी राजस्थान में। और कौन सी जलवायु वहां पर रहती है पूर्वी राजस्थान में, तो उप आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पूर्वी राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो उप आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से भी ध्यान में रखना है आपको। या फिर वर्टिशॉर्ट जो मिट्टी है ये तो आप सभी जानते हैं राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु होती है, आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो यहाँ पर तो सभी सम्मिलित है। हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। इसे नक्शे के हिसाब से भी आप समझ लीजिए। ठीक है, राजस्थान में जो मिट्टी है उसके जो प्रकार है या मिट्टी का जो वर्गीकरण है कितने भागों में किया गया है, 5 भागों में किया है। नक्शे के हिसाब से आपको ज्यादा समझना है। ठीक है, एंटी शॉर्ट, एंटी शॉर्ट मृदा, इसके अलावा एरिडी शॉर्ट मिट्टी। ठीक है, इनसेप्टी शॉर्ट, इनसेप्टी शॉर्ट मृदा, इसके अलावा वर्टी शॉर्ट मिट्टी और अल्फी शॉर्ट, अल्फी शॉर्ट मृदा। और राजस्थान में ये 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। जो एंटी शॉर्ट मिट्टी है ये राजस्थान की कौन सी जलवायु में पाई जाती है, तो शुष्क जलवायु, आपको ध्यान रखना है, शुष्क जलवायु। ठीक है, और जो एरिडी शॉर्ट मिट्टी है ये राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो शुष्क एवं अर्ध शुष्क, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो इनसेप्टी शॉर्ट मिट्टी है ये अर्ध शुष्क और उपाद्र जलवायु में पाई जाती है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, अर्ध शुष्क एवं उप आर्द्र जलवायु में इंसेप्टी शॉर्ट मिट्टी पाई जाती है। फिर अल्पी शॉर्ट जो मिट्टी है ये राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, ये पाई जाती है आर्द्र एवं उप आर्द्र जलवायु में। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, अल्पी शॉर्ट मिट्टी। या फिर वर्टी शॉर्ट जो मिट्टी है राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, तो आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु, आर्द्र एवं अति आर्द्र। समझ में आ गया आपको। राजस्थान के सामान्य रूप से जलवायु को भी 5 भागों में बांटा गया है और मिट्टी को भी 5 भागों में बांटा गया है। तो मैंने बता दिया है आपको मिट्टी और जलवायु, कौन सी मिट्टी कौन सी जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। बनास नदी का उद्गम स्थल है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको। बनास नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन नाग पहाड़, अजमेर, जाना पाओ की पहाड़ी,
मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन में खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद, गोगुंडा की पहाड़ी, तो देखो बताइए क्या करोगे राइट आंसर। कि बनास नदी का उद्गम स्थल के चार ऑप्शन है। आप सभी जानते हैं जो बनास नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है। बनास नदी का उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नागपाड़ अजमेर से तो कौन सी नदी का उद्गम होता है, लूनी नदी। ट्यूशन बनकर आ जाएगी, लूनी नदी का उद्गम स्थल है तो नागपाड़, लूनी नदी का उद्गम स्थल है नागपहाड़ अजमेर, ठीक है। और जाना पाऊ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी का उद्गम जाना पाऊ की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। इसके अलावा गोगुंडा की पहाड़ी से उद्गम होता है बेड़च नदी का, बेड़च नदी का उद्गम भी पूछा जा सकता है। बेड़च जो नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, तो गोगुंडा की पहाड़ी उदयपुर से, ठीक है। या राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार फटाफट फिर से शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6 में। क्या पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए। ऑप्शन 9, 7, 17 या 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में कितने युद्ध हुए थे, कितने युद्ध हुए थे। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और दूसरा हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। केवल 2 युद्ध हुए थे। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन। तराइन का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। और किस किस के बीच में हुआ था ये तराइन का प्रथम युद्ध, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इस युद्ध में है जो कि पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, विजय होती है प्रथम युद्ध में, ठीक है। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध ये हुआ 1192 ईस्वी में। और ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, ठीक है। और इस युद्ध में है जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। मिशन बनकर आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या हो जाते हैं, पराजित। प्रथम युद्ध में तो इनकी विजय होती है और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हो जाते हैं। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में केवल 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7। आहड़ संस्कृति के अवशेष, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। ऑप्शन बीकानेर, उदयपुर। 3 ऑप्शन में दे दिया गया है बीकानेर,
डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है जून। बताइए क्या करोगे कि 8 संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। आप बताइए कि जो 8 सभ्यता है कहाँ पर, उदयपुर में। तो 8 संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले, उदयपुर में। ठीक है, यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन। और जो आहर सभ्यता है ये कहाँ पर है, उदयपुर में। और जो आहर सभ्यता है ये किस नदी पर है, बताइए मुझे। कई बार करवा चुके हैं टोटली में आपको कि जो आहर सभ्यता है ये कौन सी नदी पर है, तो आयर नदी पर। और जो आहर सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है, ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यता। और इसका जो अन्य नाम है इसे जानते हैं धूलकोट। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि धूलकोट के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है, या फिर बनास संस्कृति वाली सभ्यता। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पे बनास संस्कृति वाली सभ्यता कहलाती है, तो वो है आहड़ सभ्यता। ठीक है, और जो आहड़ सभ्यता है इसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, मुझे बताइए आप। आहड़ सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी, 1953 में अक्षय कीर्ति के द्वारा। ठीक है, और आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है ये किसके द्वारा किया गया था, तो 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। या फिर पूछा जा सकता है कि जो आहड़ सभ्यता है इसका पुनः उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो पुनः उत्खनन है जो 1961 में किसके द्वारा किया गया था, एस डी साकलिया के द्वारा। काफी अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, उदयपुर से मिले हैं। और आहड़ सभ्यता का जो समय है वो बताइए मुझे, उसका समय कब से कब तक माना गया है। 1900 से 1200 ईसा पूर्व। ठीक, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आठ सभ्यता का समय है, तो 1900 से 1200 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं। ऑप्शन जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है पाली। बताइए कि राजस्थान में मीनाकारी के गहने बनाए जाते हैं, तो आप सभी जानते हैं जो राजस्थान है इसमें मीनाकारी के गहने कौन से जिले में बनाए जाते हैं, जयपुर जिले में। यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। मीनाकारी कला के लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो मीनाकारी कला है इसको कौन लेकर आए थे, बताइए। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि मीनाकारी कला को कौन लाए थे, तो मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम लाए थे कहाँ से लाए थे, लाहौर से। ठीक है, इस कला को लाहौर से लेकर आए थे। और मीनाकारी कला के लिए और कौन सा जिला प्रसिद्ध है, जयपुर जिला। या फिर पूछा जा सकता है कि मीनाकारी कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है, मीनाकारी कला का प्रसिद्ध कलाकार, तो वो है कुदरत सिंह। कुदरत सिंह को मीनाकारी कला के लिए पद्म श्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, बताइए। 1988 में पद्म श्री पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कुदरत सिंह का संबंध कौन सी कला से है, तो मीनाकारी कला से। और मीनाकारी कला के लिए इनको 1988 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उदयपुर आपको पता है कि कौन सी कला के लिए जाना जाता है, कठपुतली कला के लिए। कठपुतली कला के लिए उदयपुर जिला प्रसिद्ध है। और जोधपुर बादला। और बादला क्या होते हैं बताइए मुझे। जैसलमेर में एक पानी की बोतल होती है, इसमें पानी ठंडा रहता है। ठीक है, और पाली छातों के लिए प्रसिद्ध है, छातों के लिए पालना पाली प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट फ्लो।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या पूछा कि पिछवाइयों कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं। पिछवाइयों कलाकृति बने चित्र उद्धृत उद्धृत किए जाते हैं। उद्धृत किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। महाभारत, रामायण, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजपूत राजाओं, राजपूत राजाओं के जीवन के, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के जीवन के। ऑप्शन बताइए क्या पूछा गया है कि पिछवाइयों कलाकृति में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं। चार ऑप्शन थे यहाँ पर। पिछवाइयों का संबंध आपको पता है नाथ द्वारा राज संबंध से। क्वेश्चन बन सकता है कि पिछवाइयों का संबंध कहाँ से है, तो नाथ द्वारा राज संबंध। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। और पिछवैया क्या होती है, तो भगवान की मूर्ति के पीछे जो पर्दे लगे रहते हैं उन पर है जो कि भगवान का चित्रांकन होता है, ठीक है। तो वहां पर जो कि श्री कृष्ण का चित्रांकन है, इनकी लीलाओं का चित्रांकन किया गया है और इनके जीवन से संबंधित जो कि लीलाओं का वहां पर चित्रांकन किया गया है, वो होती है पिछवाइया, ठीक है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो पिछवाई का संबंध नाथ द्वारा राज संबंध से है और इसमें जो कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कि उंदर या फल, उंदर या फल का संबंध किस जनजाति से, ऑप्शन ग्रासिया, सी ऑप्शन में मीणा और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है शेरिया। बताइए क्या करोगे कि उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है, तो उंदरिया जो पंथ का संबंध है कौन सी जनजाति से है, भील जनजाति से। यहाँ राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है तो वो भील जनजाति है, ठीक है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, और भील जनजाति सर्वाधिक राजस्थान के कौन से जिले में निवास करती है, तो उदयपुर में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनकर आ जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, ये तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील जनजाति, और राजस्थान की सबसे प्राचीन राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मेड़ा जनजाति। राजस्थान की दोनों में काफी अंतर है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति तो वो है मेड़ा जनजाति, और मेड़ा जनजाति राजस्थान की कौन से जिले में निवास करती है, सर्वाधिक जयपुर जिले में। ऑस्ट्रेलिया जनजाति 12 में निवास करती है और गरासिया जनजाति माउंट आबू शिवाई में, ठीक है। या राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं लास्ट 11। सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित वाला क्वेश्चन दे दिया गया है।
ऑप्शन आपको दे दिए गए यहाँ पर। राजरूपक ग्रंथ दे दिए गए हैं, लेखकों के नाम दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। हेमचंद्राचार्य, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है। राव जेठचिरोचन, वीरवान, सुमेलित करना है किसको, ऑप्शन में आपको दिया गया है। शत्रुशाल राशि, विभु सुजा, और बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सिद्ध, सिद्ध हेतु व्याकरण, डूंगरती, डूंगरती। ऑप्शन सम्मिलित करो तो इसे आप, क्या क्या दिया गया है, 1 2 3 4, 4 2 1 3। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 4 1 2 3। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है 2 3 1 4। बताइए, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको ग्रंथ और लेखकों के नाम दे दिए गए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भी वहां पर आपको एग्जाम में बना कर दिया जा सकता है। और राजरूपक की रचना किसके द्वारा की गई है, राजरूपक वीरभण, दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, इस वजह से कट होगा और यहाँ पर 1 आ रहा है। हमारा जो राइट आंसर होगा सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन हो जाएगा। राजरूपक की रचना वीरभण के द्वारा की गई है और राव जेठचंद्र की रचना बिरजू सुजा के द्वारा की गई है, तीसरा ऑप्शन। और शत्रुशाल राशि की रचना की गई है हेमचंद्राचार्य के द्वारा, एक ठीक है। और सिद्ध हेतु व्याकरण की रचना की गई है डूंगरसी के द्वारा, ठीक है। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।